हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। और यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, रमः शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। ऑप्शन है रामाय, रमया, रमाए या रमये। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रमाए। तो रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, जो कि अकारांत स्त्रीलिंग है। और इसका रूप चलता है रमा, रमे, रमः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभि, रमाए, रमाभ्याम, रमभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमभ्यः, रमायाः, रमयो, रमाणाम, रमायाम, रमयो, रमासु। हे रामे, हे रमे, हे रामः। तो रमा शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप रमाए होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास, डाउट, टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट की सुविधा लेनी हो तो आप इस सुविधा को मात्र 399 रुपये प्रति माह में यह सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। पित्रे, पितार या पिते या पित्र्याम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पितरी। तो पितृ शब्द का सप्तमी और एक वचन रूप होगा पितरी। तो पितृ का मतलब होता है पिता, जो कि ऋकाकांत पुल्लिंग है। और इसका रूप चलेगा पिता, पितरो, पितरा, पितरम, पितरो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितु, पितरो, पितॄणाम, पितरि, पितरो, पितृसु, हे पिता, हे पितरो, हे पितरा। तो पितृ शब्द सप्तमी एक वचन का रूप पितरी होगा। तो देखिए इसमें पितरी कहाँ है, इसमें पितरी ये है। तो पितरी, इसका ये नंबर ऑप्शन भी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो कौन से वर्ण आते हैं? तो ऑप्शन है ई उ ड़ा ली और आ ई उ ड़ा, ई उ री ली और ई उ री का। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ई उ री ली। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार में ई उ री ड़ी वर्ण आते हैं तथा अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री ड़ी वर्ण आते हैं। तो ये थे अन्य तथ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 14, 24, 12 या 18। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 14। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होगी। अन्य तथ्य है महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 दी है। जैसे नंबर 1 है अ इ ऊड़ ऋ ल क आ ओड़ आयोच हैवरट लड़ ई मंडलम झवई घ धस जब डड़ दस ख फ छ ठ त च ट तव कपय स स सर हल। तो ये महेश्वर सूत्रों की विवरण हो गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है वो गणित से है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। तो यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो ऑप्शन है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा नंबर सी बृहस्पतिवार। तो यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद बृहस्पतिवार दिन होगा। तो अन्य तथ्य देख लेते हैं। जैसे 4/8/2017 को शुक्रवार दिन है तो 61 दिनों के बाद जो है वो 61/7 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 5 दिन, यानी 5वां दिन आएगा। तो 5वां दिन जो है वो 61 दिनों के बाद जो है वो 5वां दिन शुक्रवार के बाद 5 दिन जोड़ देंगे। तो जब शुक्रवार, चूँकि शुक्रवार उस दिन था 4/8/2017 को, तो जब और 61/7 जब करेंगे तो 5वां दिन आएगा। तो इसमें शुक्रवार में 5 दिन और जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तब x अंश माइनस y अंश का मान होगा। तो देखिए रेखा चित्र में दिया हुआ है कि ये और बी, ये और सी और डी, ये 2 रेखाखंड हैं और जिनको पी और क्यू और यम और यन जो है वो रेखा काट रहा है। तो इसका ऑप्शन है 10 अंश, 20 अंश और 30 अंश और 40 अंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये 10 अंश। तो इसका सही होगा नंबर ये 10 अंश, क्योंकि कोण यम वो सी, कोण यम वो और सी, ये कोण 120 अंश का है। यम वो सी 120 अंश का है। और कोण यम वो डी, यम वो और डी, ये कोण आपका इसमें से 180, ये टोटल होगा 180, ये टोटल आपका 180 होगा। तो 180 में से जब 120 को निकाल देंगे तो 60 अंश होगा। तो 60 अंश का कोण होगा। और कोण यम टी बी, यम और टी और बी, यानी ये कोण यम टी बी, तो ये कोण जो है ये कोण यम वो डी, कोण यम वो डी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। चूंकि यह कोण और यह कोण बराबर होगा तो यह कोण हमें पता ही चल गया कि कितना है, ये कोण हमें पता चल गया कितना है। तो वही कोण इसका भी होगा। तो एम टी बी कितना होगा? 60 अंश। चूँकि यहाँ
60 अंश एक बार इसका मान निकल चुका है, तो इसका भी मान चूंकि बराबर होंगे, संगत कोण है, इसलिए इसका भी मान 60 अंश होगा। तो इसलिए x अंश बराबर 60 अंश होगा। अब हम पुनः पी एस ये 110 अंश का कोण दिया हुआ है, तो कोण पी एस बी इसमें भी निकाल लेंगे, चूँकि टोटल कोण हमारा 180 अंश का होगा, तो इसमें से 110 इसी प्रकार से 180 अंश माइनस 110 अंश जब निकालेंगे तो 70 अंश का कोण आ जाएगा। और चूँकि कोण पी एस बी और कोण पी आर डी ये संगत कोण है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, तो इसलिए ये 70 अंश का होगा। तो अब चूँकि हमारा x और y दोनों निकल आया, तो हम मान रख देंगे, तो 70 माइनस 60 मान रख के निकाल देंगे, तो हमारा 10 अंश कोण आ जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन है 321 रुपया, 323 रुपया, 324 रुपया, 325 रुपया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, 325 रुपया। क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर 390 रुपया दिया हुआ है, लाभ बराबर 20% दिया हुआ है, और क्रय मूल्य हमने मान लिया x है। तो सूत्र हमारा होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत का होल बटे 100 होता है। तो इस पर हम मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा होगा 390, तो और क्रय मूल्य हमने x मान लिया, तो और ये 100 और प्लस 20 लाभ जो है वो 20% हो गया हमारा। तो 390 इसको इस 100 को यहाँ ले आएंगे, गुणा कर देंगे तिरछा, तो 390 गुणे 100 हो गया, बराबर इधर कितना बचा, ये 100 को और 20 को जोड़ देंगे तो 120 हो गया, और x से गुणा करेंगे तो 120 अंश हो गए, 120 टोटल हो गया। अब इसको आगे फिर हल करेंगे, उसके बाद x बराबर पक्षांतर कर लेंगे, तो x बराबर जब लेंगे तो 390 गुणे 100 बटे जो 120 आया है बगल में x के, उसको बटे कर लेंगे, 120 हो जाएगा। तो इसको उसके बाद फिर इसको जब भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, इसको जब भाग करेंगे 120 से, या 0 0 काटने के बाद जो 12 बचेगा उससे जब भाग करेंगे तो 325 आएगा। तो यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? ऑप्शन है 7 सही 9 बटे 13, 8 सही 1 बटे 3, 7 सही 1 बटे 4 या 8 सही 1 बटे 9। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 8 सही 1 बटे 3, क्योंकि कस्बे की जो जनसंख्या है वो पहले कितना था, 60,000 था, बढ़ने के बाद जनसंख्या जो है 65,000 हो गया। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो इसको घटा देंगे, 65,000 माइनस 60,000 तो आएगा कितना, 5,000, यानी 5,000 जनसंख्या की वृद्धि हुई। अब वृद्धि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हमारा वृद्धि बटे प्रारंभिक जनसंख्या गुणे 100। तो इस पर मान रख देंगे, तो वृद्धि हमारा कितना आया, 5,000, तो 5,000 बटे 60,000 गुणे 100, तो बराबर जब काटेंगे तो कितना आएगा, 50 बटे 6। तो अब इसको 50 बटे 6 को जब संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो हमारा जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत निकल आएगा। तो 8 सही 1 बटे 3, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 30 और 30 दिनों में 200 ग्राम चावल खाते हैं, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 ग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो ऑप्शन है 120, 80, 90 या 100। तो इसका ऑप्शन सही होगा
नंबर डी 100 ग्राम चावल खाएंगे। तो क्योंकि इसमें जो सूत्र है तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 ये सूत्र होता है। यानी जो व्यक्ति है मैन है तो मैन को हमने M1 M2 से मान लिया और दिनों को D1 D2 से, और जो मतलब वजन है उसको हमने W1 W2 मान लिया। तो इस पर मान रख देंगे तो M1 यानी M1 जो है हमारा 40 व्यक्ति है दिया हुआ है, और D1 हमारा 30 दिन दिया हुआ है, W1 हमारा 200 ग्राम दिया हुआ है, M2 हमारा 30 व्यक्ति दिया हुआ है, और D2 हमें निकालना है, W2 हमारा 500 ग्राम दिया हुआ है। तो इसी सूत्र पर हम मान रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो 40 गुणे 30 बटे 200 हो गया बराबर 30 गुणे D2 बटे 500 हो गया। तो इसको जब तिरछा गुणा करके इसको काट देंगे तो आएगा हमारा 6 गुणे 50 बराबर 3 गुणे D2। तो D2 बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो ये 3 इसके बटे आ जाएगा, तो 6 गुणे 50 बटे 3 हो गया। तो 3 से इसको भाग करेंगे तो 100 दिन आएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की भुजा क्या होगी? तो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 10 सेंटीमीटर। तो एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि देख लेते हैं, तो ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है। तो देखिए ये भुजा ये और सी हो गया और बी और डी हो गया। तो ये जो ये और वो है और उसके बाद बी और वो है, ये बीच में ये 8 सेंटीमीटर हो गया, और वो और सी जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो माना चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण क्रमशः BD B और D, ये BD आपका विकर्ण हो गया, 16 सेंटीमीटर का है। तो जब 16 होगा ये टोटल, तो इसका आधा क्या होगा, ये 8 हो गया। तो तथा AC ये भी विकर्ण है, तो AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये और C ये 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर का आधा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो 6 सेंटीमीटर का ये हो गया आपका विकर्ण। अब चित्र में जो है वो बिंदु, वो चतुर्भुज के विकर्णों का प्रच्छेद बिंदु है, जो ये है ये प्रच्छेद बिंदु है। अतः AO और वो C, ये और वो और C ये बराबर होंगे, तथा DO और BO यानी ये और ये DO तथा OB ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये 8-8 सेंटीमीटर होंगे और ये 6-6 सेंटीमीटर होंगे। तो इस प्रकार ये वो और वो सी बराबर, तो इसका आधा होगा 12 का आधा, तो 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, और बी और वो डी बराबर होंगे। तो 16 है, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद कोण COB में कोण BOC जो है वो 90 अंश का है। समचतुर्भुज के विकर्णों एक दूसरे को समकोण पर प्रच्छेद करते हैं, तो इस आधार पर ये कितना होगा, 90 अंश का होगा। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होता है। तो इसी पर BO हमारा 8 है और OC हमारा 6 है, मान रख देंगे। तो 8 × 64 और 6 कहे के 36 होगा। तो 64 और जो 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 100 होगा। तो BC बराबर इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो जब अंडर रूट लगेगा इसके ऊपर तो हमारा 10×100, तो BC बराबर हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह चतुर्भुज की भुजा होगी, समचतुर्भुज की ये भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि PAQ यानी PAQ ये वृत्त को स्पर्श करता है किस बिंदु पर, ये बिंदु पर।
और तथा ये बी सी डी यानी ये बी सी और डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। ये वृत्त के अंदर है इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। और दिया हुआ है कोण सी ए क्यू 70 अंश तथा ये और बी और सी इसको हमको निकालना है। यानी ये बी सी ये बी और सी यानी इसको हमें निकालना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 110 अंश। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो रेखा चित्रानुसार जो है वो चित्र हमारा ये बना हुआ है। रेखा चित्रानुसार हमें कोण ये बी सी का मान निकालना है। तो जो रेखा चित्र है इसमें वो जो है वो वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है और पी क्यू स्पर्श रेखा है। ये जो पी क्यू है ये स्पर्श रेखा है और वो ये और पी क्यू एक दूसरे लंब पर हैं। यानी वो ये लंब पी क्यू ये एक दूसरे के लंबवत हैं। और कोण सी ए क्यू ये 70 अंश का है दिया हुआ है। और कोण वो ये क्यू ये भी जो 90 अंश का ये भी दिया हुआ है। तो कोण वो ये सी बराबर कोण ये वो ये क्यू में से कोण सी ए क्यू को घटा देंगे तो हमारा 90 में से 70 जब घटाएंगे तो हमारा होगा कोण वो ये सी बराबर 20 अंश का होगा। तो कोण वो ए सी बराबर 20 अंश का होगा और कोण डी ए सी बराबर कोण वो सी ए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये भी 20 अंश का होगा। अब त्रिभुज ए ओ सी में देख लेते हैं। तो त्रिभुज ए ओ सी प्लस कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए ओ सी और प्लस कोण वो सी ए और प्लस कोण वो ए सी ये तीनों कोण को जब मिला देंगे तो हमारा 180 अंश का होगा। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश का होगा। तो चूँकि यह दो कोण दिया हुआ है 20 अंश और 20 अंश का तो इसका मान रख देंगे और बराबर 180 अंश। और कोण ए ओ सी हमें निकालना है तो कोण ए ओ सी बराबर इसको 180 अंश में से 20 40 इसको इसमें से घटा देंगे तो 140 अंश आएगा। अब प्रमेय क्या है। तो किसी वृत्त में चाप द्वारा परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार हम अगला स्टेप लिखेंगे। तो आधा होता है तो कोण ये डी सी तो 140 आया हमारा ये तो 140 का आधा 70 अंश होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बी सी और कोण ए डी दोनों बराबर होंगे जो कि 180 अंश का है और ये हमारा 70 अंश का होगा। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कोण ए बी सी का मान निकल आएगा जो कि 180 अंश का है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई छोटा बड़ा लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।